विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत। और आज आपका टॉपिक है बाबर के भारत पर आक्रमण। बाबर के आक्रमणों से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता रहा है और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध और भारत में उसकी विजय के प्रमुख कारण। इसके पहले कि मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करूं, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, मुझे बताइए बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? क्या कह रहे हैं? 1526 में। बिल्कुल गलत जवाब है। और मेरा अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? बताइए, किस युद्ध में किया? पानीपत। फिर ये जवाब भी गलत है। आज आपको इन्हीं प्रश्नों पर कुछ खास जानकारियां मैं देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। शुरुआत 1519 से। आइए शुरू करते हैं 1519 से, जब बाबर ने पहली बार भारत की ओर रुख किया। 1519। आपको ध्यान रखना चाहिए, बाबर का पहला आक्रमण भारत पर 1519 में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर बाजौर एवं भीरा पर हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1519 में बाजौर एवं भीरा पर हुआ था। आप ऐसा कह सकते हैं कि बाबर का पहला आक्रमण बाजौर एवं भीरा पर यूसुफ जाइयों के विरुद्ध हुआ और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार 1519 में तोपों एवं बारूदों का पहली बार प्रयोग किया। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों और बारूदों का पहला प्रयोग 1519 में बाजौर एवं भीरा के युद्ध में किया था। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर विकल्प में बाजौर एवं भीरा नहीं है तभी पानीपत चुना जाएगा, नहीं तो हमेशा आपका जवाब बाजौर और भीरा 1519। यहां पर मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं। एक रोचक बात यह है कि बारूद का आविष्कार कहां पे हुआ? तो सही जवाब है, बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में भी बारूद का प्रयोग बाबर के पहले अननोन नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में बाबर के पहले भी ऐसा नहीं है कि लोग बारूद के बारे में नहीं जानते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी हमें बारूद के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग विस्फोटकों के रूप में ना होकर रंगीन आतिशबाजी के रूप में होता रहा था। रंगीन आतिशबाजी के रूप में होता रहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं, आप इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। भारत में पहली बार तोपों और बारूद के प्रयोग का एक उदाहरण हमारे पास 1367-68 ईस्वी में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच हुए एक युद्ध में भी मिलता है। यह युद्ध बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के बीच में लड़ा गया था। भारत में इसका मतलब, अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए तो भारत में पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग 1367 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया था। ये बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में इन तोपों और बारूद का प्रयोग सामान्यतः यूरोपीय सैनिकों
और ऑटोमन तुर्कों के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार भारत भूमि पर यूरोपियों के द्वारा भारतीय शासकों के लिए लड़े गए युद्ध का यह पहला उल्लेख भी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा भी तोपों और बंदूकों के प्रयोग किए जाने के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इट वॉज पेड्रो अल्बरेज कैब्रॉल। पेड्रो अल्बरेज कैब्रॉल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये 1502 और 3 के आसपास की बात है, जब कैब्रॉल ने अरब व्यापारियों के विरुद्ध भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया। तो आइए शुरू करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। मैं पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू करूं इसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए 3 लोगों ने मोटिवेट किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित करने वाले 3 लोग, पहला पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी। कौन? पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी। और दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी। और तीसरा मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह। इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए मोटिवेट किया, यद्यपि कि इन तीनों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थीं। 21 अप्रैल 1526, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा पानीपत में लड़ा गया बाबर एवं इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच। परिणाम आपको पता है, इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। और मध्यकालीन इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब कोई शासक युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के महत्वपूर्ण कारणों को अगर हम रेखांकित करें तो इन 4 बिंदुओं में रेखांकित कर सकते हैं। उसका तोपखाना, जिसमें तोपों को उस्मानी या रूमी विधि से सजाया गया था। तोपों को उस्मानी या रूमी विधि से सजाया गया था। उसके तीव्रगामी घुड़सवार और कुशल तीरंदाज, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते थे और बहुत तेजी से पीछे हट सकते थे, उसके तीव्रगामी घुड़सवार और कुशल तीरंदाज, उसके बेहतरीन निशानेबाज जो दूर से ही निशाना लगा सकते थे, उसकी तुलगुमा युद्ध प्रणाली और उसकी कोतल सेना या उसकी इल्तुतमिश सेना या उसकी रिजर्व आर्मी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बाबर के विजय के प्रमुख कारणों में एक कारण चुनना हो तो जवाब है उसका तोपखाना। विद्वान रशब्रुक विलियम्स ने बाबर की विजय के महत्वपूर्ण कारणों में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कारण उसके तोपखाने को माना है। जबकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी विजय का सारा श्रेय अपने तीव्रगामी घुड़सवारों और कुशल तीरंदाजों को, बेहतरीन निशानेबाजों को दिया है। यदि विकल्प में तोपखाना नहीं है तो आप उसके तीव्रगामी घुड़सवारों, उसके कुशल तीरंदाजों के विकल्प को चुनेंगे। लेकिन अगर तोपखाना मौजूद है तो तोपखाने को चुना जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो रही होंगी। एज वेल ये बताना चाहता हूं, तुलगुमा युद्ध प्रणाली
वास्तव में ये युद्ध भूमि में सेना को सजाने की तकनीक है, जिसमें सेना के एक भाग को रिजर्व आर्मी के रूप में बाएं और दाएं दल में सुरक्षित रखा जाता था और बाद में शत्रु को, भागते हुए शत्रु को पीछे से घेर कर मारा जाता था। तुलगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। किससे सीखा था? उज़्बेकों से सीखा था, इस बात को याद रखिएगा। और बाबर ने बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। ये सारी बातें आपको बेहतरीन याद रहनी चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो महत्वपूर्ण तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा, एक बात और बताना चाहता हूं, अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन बाबर की सेना में केवल 12,000 घुड़सवार थे और लगभग 1 लाख सैनिक इब्राहिम लोदी की सेना में थे। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है, वो थोड़ा डरा हुआ था, युद्ध के परिणाम को लेकर बहुत सशंकित था। फिर उसने हिम्मत करी और उसने लिखा है कि मैंने अपने पैर संकल्प की रकाब में रखे और अपने जीवन की लगाम अल्लाह के भरोसे छोड़ दी। फिलहाल इब्राहिम लोदी युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। और यहां पर एक विशेष बात, ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत भी इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक वैसे ही जैसे खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह की ओर से हसन खान मेवाती लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार पानीपत की विजय से भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, जिसे बाद में खानवा के युद्ध में मिली विजय ने स्थापित कर दिया। और अब आइए मैं आपको एक छोटे से मैप के माध्यम से समझाता हूं कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने कैसे अपनी सेना को सजाया होगा और कैसे ये जीत आसानी से हासिल की होगी। आइए और मैं आपको अब एक छोटे से मैप के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूं कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपनी सेना को कैसे सजावट और कैसे अनुशासन में व्यवस्थित किया। ये हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी युद्ध कभी भी सैनिकों की संख्या से जीता नहीं गया है। युद्ध जीते गए हैं बेहतरीन रणनीति और अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करने से। हमेशा कहा जाता है बैटल्स आर फॉट इन द फील्ड बट वॉन बाय द माइंड्स। युद्ध हमेशा मैदान में लड़े जाते हैं लेकिन जीते दिमाग से जाते हैं। और बाबर ने पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इन चारों युद्धों में दिखाया कि अगर अपने संसाधनों, अपनी सेना को सही ढंग से नियोजित किया जाए, अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो कोई भी युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। और आइए मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाता हूं बाबर की रक्षा पंक्ति। ये जो एक पटरी आप देख रहे हैं, ये बाबर के घुड़सवारों की अग्रिम रक्षा पंक्ति है। ये बाबर के घुड़सवारों की एक अग्रिम रक्षा पंक्ति है, जबकि बाबर ने ठीक इसके पीछे एक बहुत गहरी और चौड़ी सी खाई खुदवा दी थी। ऐसा विद्वानों ने माना है कि संभवतः ये बरसाती नाले थे। अब ये चाहे बरसाती नाले रहे हो या बाबर ने ये खाई खुदवाई हो, लेकिन बाबर की सेना के आगे इस खाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। बाबर ने इस खाई को टहनियों और घास फूस से ढकवा दिया। बीच में ये रास्ते हैं जहां से
घुड़सवार आगे जा सकते हैं। पीछे से इस अग्रिम रक्षा पंक्ति को सपोर्ट करने के लिए घुड़सवार आगे जा सकते हैं। मुसीबत के समय ये अग्रिम रक्षा पंक्ति के घायल घुड़सवार पीछे आ सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, बाबर ने यहां पर तोपें लगाई हैं। सैनिकों को यह स्पष्ट आदेश थे कि उन्हें केवल कुछ घंटे लड़ना है, पूरी ताकत पूरी शिद्दत से लड़ना है, और जैसे ही एक तोप दागी जाएगी, एक इशारा किया जाएगा, वैसे ही इन सभी सैनिकों को वापस अंदर आ जाना है। लड़ाई सुबह लगभग 8:30 बजे शुरू हुई है और 2:30 बजे तक इस युद्ध का परिणाम आ गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए, युद्ध चलता रहा, शुरुआत हुई और निश्चित तौर पर पहले चरण में इब्राहिम लोदी के सैनिक बाबर के सैनिकों पर भारी पड़े, लेकिन जैसे ही यह इशारा हुआ, इस अग्रिम रक्षा पंक्ति को इन्हीं रास्तों से वापस लौटना था बहुत तेजी से। और जब ये घुड़सवार पूरी ताकत से वापस लौटे तो इब्राहिम लोदी की सेना में यह भ्रम फैल गया कि बाबर के सैनिक भाग रहे हैं और इन्हें खदेड़ के मारा जाए। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना ने पीछा किया, तब तक ये घुड़सवार तेजी से घुड़सवारों की मदद से अंदर आ चुके थे। घायल सैनिकों को अंदर लाया जा चुका था। इब्राहिम लोदी की अग्रिम जो रक्षा पंक्ति थी वो हाथियों से सुसज्जित थी, और जब ये तेजी से आगे आए तो इनको पता नहीं था कि रास्ते में खाई है, और ये सारे के सारे हाथी और सैनिक अफरा तफरी में इस खाई में गिरने लगे। जैसे ही ये करीब आ गए और लोगों को पता चला, शत्रु सेना को, इब्राहिम लोदी की सेना को पता चला कि यहां से जाने के अंदर रास्ते हैं, वैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी और एकदम से भगदड़ मच गई। और जब ये इब्राहिम लोदी की सेना पर तोपों ने कहर बरपाया तो ये भागे, और तभी ये कोतल सेना, रिजर्व आर्मी जो केवल खड़ी हुई थी पूरी एनर्जी और ताकत के साथ, इसने पीछे से घेर के बाबर के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी की सेना के पांव उखाड़ दिए और लगभग 2:30 बजे तक परिणाम आ गया। और इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में एक पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम कुछ ही घंटों में तय हो गया। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। यद्यपि कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन विद्वानों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है कि इब्राहिम लोदी की सेना एक चलता फिरता अस्त व्यस्त शहर थी। अब चूंकि बाबर ने पानीपत के बाद भारत में रुकने का निर्णय ले लिया, तो निश्चित था उसका संग्राम मेवाड़ के शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राणा संग्राम सिंह के साथ होना तय था। और ठीक अगले वर्ष 16 मार्च 1527 खानवा या कनवाहा का युद्ध। आगे की कहानी आपको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया और इस युद्ध में विजय के उपरांत गाजी की उपाधि ली। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस युद्ध में बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया था, और उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबर के विरुद्ध राणा संग्राम सिंह की ओर से हसन खान मेवाती युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और आगे बाबर के 2 युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत और खनवा के बाद बाबर के 2 युद्ध और हैं,
चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया 29 जनवरी 1528, मेदिनी राय, यानी इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, और इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई और इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया था। और अगला युद्ध बंगाल और बिहार के अफगानों के विरुद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है, ये बाबर का भारत में अंतिम युद्ध है 5-6 मई 1529। मध्यकालीन इतिहास का ये पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों में साथ लड़ा गया है। यही कारण है कि इसको एम्फीबियन वॉर भी कहा गया है। एम्फीबियन वॉर, एम्फीबियन साइंस में एक टर्म आता है एम्फीबिया, उभयचर वर्ग, जो जैसे मेढक एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। उसी तरह जबकि इस युद्ध को जल और थल दोनों में लड़ा गया, नौकाओं का भी प्रयोग किया गया, थल सेना का भी प्रयोग किया गया। दैट इज वाई इस वॉर को एम्फीबियन वॉर भी कहते हैं। बैटल ऑफ घाघरा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन वॉर। ये बाबर के भारत में 4 युद्ध थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं: पानी पी, खाना खा, चंदन लगा, घर चल। पानी पी मतलब पानीपत, खाना खा मतलब खानवा का युद्ध, चंदन लगा चंदेरी का युद्ध, घर चल यानी घाघरा का युद्ध। आगे आप देखते हैं 26 दिसंबर 1530 बाबर की डेथ। 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में बताया है कि बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा भिजवाया गया विष था, यानी उसको स्लो पॉइजन धीरे धीरे दिया गया और फिर बाबर बीमार होकर उसकी डेथ हो गई। फिलहाल आपको ध्यान रखना चाहिए, बाबर को पहली बार आगरा में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर की इच्छा ये थी, उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि उसको उसके वतन काबुल में दफनाया जाए। उसकी विधवा मुबारक यूसुफ जई ने उसका मकबरा काबुल में बनवाया और फिर उसकी अस्थियों को यहां से ले जाकर काबुल में पुनः दफन करवाया गया। आपसे अगर ये पूछा जाए, ये बताइए कि बाबर का मकबरा कहां है, तो काबुल। बाबर को कहां दफनाया गया, तो आगरा के आराम बाग में। तो आज के लेक्चर को विश्राम दे रहा हूं और शीघ्र ही मैं हुमायूं को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।